जिस तरह मोतियों की माला पिरोई जाती है, उस तरह एक एक मोती चुनकर हमने ये माला बनाई है और इनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि हम जहाँ हिस्ट्री शुरू करते हैं वहाँ से इनका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है। कि अगर मुझे बाकी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो पढ़ाई के एग्जिस्टिंग पैटर्न है, अगर यही लेकर मतलब हमें आना होता तो हम इस फील्ड में कभी नहीं आते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको यक्ष प्रश्न कहते हैं, कि अपने आसपास लोग मरते हुए देखते हैं कि किसी के मन में यह ख्यालात नहीं आता कि मैं भी मर सकता हूँ, मैं अमर हूँ, ऐसा भान होता है। 50% विद्यार्थी जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो या तो पॉलिटी करेगा या तो मॉडर्न हिस्ट्री करेगा, उम्मीद भी यही रहती है। और जो हजारों लाखों बच्चे पीटी देते हैं उसमें से सबसे ज्यादा सही करने वाले बच्चों की संख्या इस सेक्शन में होती है। तो एक तो है कि आपकी आकांक्षाओं का बर्डन बहुत ज्यादा है। इस सेक्शन में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 या 8 पीटी में सही करने वालों की संख्या बहुत है। तो अगर हम बाकियों से कमजोर रहे इसमें तो एक चुनौती बढ़ जाती है। महेंद्र सिंह धोनी बड़े फेमस हैं, आई फॉलो द प्रोसेस। मैं तो यहाँ तक अपने क्लास में बोलता हूँ, जिस दिन लिखने का मन नहीं करे तुम फिल्म का गाना लिख के आ जाओ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत मेल है। जी सर। हम टाइम को डिनोट करते हैं, आप स्पेस को। जी। तो टाइम और स्पेस मिलके बनता है दोनों। हम हिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं। इन एक ही सब्जेक्ट है जो हमारी परिधि से बाहर हो जाता है, उल्टा हमको शेप अप करता है, वो है ज्योग्राफी। अगर मैं कहूँ तो सर ने ना एक बहुत ही बढ़िया सी कहावत बोली थी एक बार कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी है बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ो रात में सफा। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हमारे इस पॉडकास्ट या आप एक मिनी कॉन्फ्रेंस कर लें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव है मुझे अपने रीडर्स, अपने व्यूअर्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, साथ ही एक संदेश देना। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल आता है मार्केट में, स्टूडेंट्स के द्वारा भी, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया जाता है कि मणिकांत सिंह तो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बाकी टीम का क्या। आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं अपनी टीम से। जिस तरह मोतियों की माला पिरोई जाती है, उस तरह एक एक मोती चुनकर हमने ये माला बनाई है। आज खुद आप मूल्यांकन करें, हमारी टीम से मिले। हालांकि इसके बहुत ही एक प्रोलिफिक मेंबर हैं जो आज अनुपस्थित हैं, अतुल गर्ग सर, लेकिन बहुत जल्दी आपको एथिक्स के क्लास में उनसे मुलाकात होगी। चलिए वन बाय वन मैं पहले आपको मिलवाता हूँ। ये आयुष सांगी सर हैं, मैं इन्हें इकोनॉमी का बेस्ट टीचर मानता हूँ और ये हिंदी मीडियम में उतरकर और इन्होंने अपनी जो वर्ड सिद्ध किया है और मेरे कारण इन्होंने हिंदी मीडियम को एडॉप्ट कर और उसमें अपने काफ़ी मेहनत के साथ और स्टूडेंट्स को इन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया है, उसके लिए मैं पहले इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। ये रोहित लोधा सर हैं। हमें ज्योग्राफी में एक चीज़ बड़ी खल रही थी, आप खुद आजमा के देखें। मार्केट में जो आज ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है 80% मैं कह लूँ 90%, 95% मेहनत फिजिकल ज्योग्राफी में कराई जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी की या तो बात नहीं होती है या पासिंग रेफरेंस देके निकल जाता है। लेकिन रोहित लोधा सर की एक बात हमें बहुत जची और मुझे लगा कि इससे बेहतर टीम में हमारे ज्योग्राफी का कोई मेंबर हो नहीं सकते। इन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ाते, तो फिर इंसाफ कैसे हो। तो हम रोहित लोधा सर के सो गुजार हैं, हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इन्होंने भी हिंदी मीडियम में हमारे कारण ढाला, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के मुझे कोई इस रैंक के टीचर नहीं मिल रहे थे। मुझे कहने में थोड़ा संकोच होता है, बट दिस इज द ट्रुथ कि जो हमें टीचर करोल बाग से लाना पड़ा, क्योंकि लोकली हमें टीचर इस रैंक के टीचर नहीं मिले। अब आरपी सर, इनको भी हमने करोल बाग से ही लाया। ये भी हमारे मोती के एक बहुत ही बहुमूल्य मोती हैं हमारे माला के, जो स्टूडेंट्स आपको खुद बताएंगे
ये पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के मर्मज्ञ विद्वान हैं और इनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि हम जहां हिस्ट्री शुरू करते हैं वहां से इनका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है। विशेषकर वर्ल्ड हिस्ट्री के ज्ञान के बिना तो इंटरनेशनल रिलेशन समझा ही नहीं जा सकता। आरपी सर, मैंने देखा कि हेनरी किसिंगर जब इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई बुक लिखता था तो 90% वर्ल्ड हिस्ट्री लिखता और 10% इंटरनेशनल रिलेशन लिखता, और वो हमेशा ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया से स्टार्ट करता। तो हमारी इनकी तो बहुत अच्छी जोड़ी लिहाजन बन रही है। ये सौरभ जैन सर हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बहुत ही मर्मज्ञ टीचर, और इन्होंने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को, जिसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, बहुत ही सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है। साइंस टेक भी इनका डोमेन है, और अभी इन्होंने साइंस टेक में जो क्लास लिया है वह स्टूडेंट्स ने खासकर खुद आभार व्यक्त किया इस बात के लिए। मुझे मंथन के स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि सर साइंस टेक में पहली बार हमें क्लैरिटी आई, और साइंस टेक को भी ऐसे समझा जा सकता है, ये पहली बार मैंने जाना। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं स्टूडेंट्स में आपको यह कहना चाहूंगा, जो हमारे टीम मेंबर अलग अलग बताएंगे, आज मेरी बारी नहीं, आज इन सब की बारी है, क्योंकि आप हमें बहुत समय से सुनते रहे, बहुत प्लेटफॉर्म से सुनते रहे, एंड यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ मी। तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं 2-3 बातें केवल बताना चाहूंगा कि अगर मुझे बाकी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो पढ़ाई का एग्जिस्टिंग पैटर्न है, अगर यही लेकर मतलब हमें आना होता तो हम इस फील्ड में कभी नहीं आते। हम इस फील्ड में तब आए जब कई इंस्टीट्यूट से जुड़े होने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा कि 3 अलग अलग दुनिया है। एक स्टूडेंट्स की तैयारी की दुनिया है, दूसरा कोचिंग संस्थान की दुनिया है, और तीसरा एग्जामिनेशन हॉल की दुनिया है, और तीनों में कोई मेल नहीं। हर स्टूडेंट्स, जैसे एक बहुत मूड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको यक्ष प्रश्न कहते हैं, कि अपने आसपास लोग मरते हुए देखते हैं, किसी के मन में यह ख्यालात नहीं आता कि मैं भी मर सकता हूं, मैं अमर हूं, ऐसा भान होता है। हम कोई भी अपनी मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो उसी तरह की बात है कि अपने आसपास हम देखते हैं कि 90% स्टूडेंट्स लुढ़क जा रहे हैं, फिर हम ये ख्यालात कैसे आता है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों? और फिर इतनी मेहनत के बाद रात दिन मेहनत कर रहे हैं, शरीर को शरीर नहीं समझ रहे, कब गर्मी आती है, बरसात आता है और ठंडे आते हैं, ये यूपीएससी में पता नहीं चलता है। ना तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में फील किया, आज 33 ईयर से पढ़ा रहा हूं, मुझे मौसम का खुद भी ज्ञान नहीं होता है। मुझे लगता है कि आज भी मैं उसी तरह यंग हूं, क्योंकि कैसे समय बीत जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे सारे कॉलेज यही फील कर रहे होंगे कि जब से हमने पढ़ाना शुरू किया उस समय कितना निकला ही पता ही नहीं चला। अब हमारे जितने भी कॉलेज हैं सब 11, 12, 14 वर्ष से पढ़ा रहे, लेकिन अगर आज याद करेंगे तो पता चलेगा कि मैं 2 वर्ष पहले से पढ़ा रहा। तो मैं स्टूडेंट्स, हम एक नया पैटर्न लेके आए, पैराडाइम शिफ्टिंग। मेरा मानना है कि बच्चों को, देखिए, जो बुकिश नॉलेज है, ये कड़वी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। बुकिश नॉलेज से पेपर नहीं लिखा जा सकता। बुकिश नॉलेज, बुक्स आर सिंपली द सोर्स फॉर गेनिंग नॉलेज, and then you are putting the knowledge into fermentation. After some time, then it will produce the impact indirectly on your answer. आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप 1.5 साल आपने मेहनत की हुई, आप वहां पेपर देखेंगे, उस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि डायरेक्ट तो मेरा कुछ पढ़ा हुआ है ही नहीं, हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन पर है कि मैं लिख सकता हूं। तो आप क्या करेंगे? दिमाग का एंटीना खोलेंगे और कहीं से वेव लेना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा वेव, और तब उसी में आप 4 to 5 पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे और 20 क्वेश्चंस इसी तरह से लिखते जनरल स्टडीज के पेपर चले जाएंगे। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि शायद मैं काबिल था, अन्यथा पता नहीं चलता है कि मैं काबिल हूं या नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो पूरी बात अंडरस्टैंडिंग पर आ जाती है। तो हम और हमारी टीम का प्रयास है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारा नारा है टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए
और सारे इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में डालिए और इंफॉर्मेशन को कम करिए। इंफॉर्मेशन ड्रैग्ड है, वो आपको ड्रैग करेगा, पीछे खींचेगा, आपको नर्वस बना देगा। अंडरस्टैंडिंग में जो लिपटा हुआ इंफॉर्मेशन है वही आपका है। तो मैंने अपनी क्लास में कई बार सिद्ध किया, मैंने हिस्ट्री इसी पैटर्न पर पढ़ाया है। और मेरे आज इंडिया में IAS IPS तो मैं काउंट नहीं कर सकता, CO वीडियो इस रैंक पर। और मेरे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चरर हैं और जो जिस डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में, उन्होंने वहां पर पैराडाइम शिफ्टिंग कर दी है। तो मुझसे आप लोग बिल्कुल वाकिफ हैं। अब हम आपको कहना, अपने टीम से आपको मिलवाना चाहेंगे। तो हम सब, हमारी पूरी टीम इसी पैटर्न पर काम कर रही है। जैसे हम जहां से वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है RP सर का। हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस डील करते हैं तब RP सर का इंटरनेशनल इकोनॉमी शुरू होता है। क्योंकि RP सर अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फेडरल मॉडल बताएंगे तो उससे पहले मैं ही अपने क्लास में बताऊंगा कि भाई जब ब्रिटिश ने राज किया, RP सर, अगर ब्रिटिश ने इंडिया को 5 पार्ट में बांट के राज किया होता तो इंडिया का फेडरेशन कैसा होता। उसने ब्रिटेन, सबसे बड़ा पंगा तो आया, अमेरिका को 13 पार्ट में बांट के उसने राज किया। तो 13 नेशन को निगोशिएट करना था। और हमारे साथ, हाँ, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, प्रिंसली स्टेट्स को हमने अपने ढंग से डील कर लिया, लेकिन कम से कम उसने इतनी गनीमत की कि इंडिया को उसने यूनिफाइड करके रूल किया। तो हम जहां से खत्म होंगे RP सर शुरू होंगे। और इतना ही नहीं, हमने एक बेसिक फाउंडेशन का कोर्स डाला है कि भाई इस इतने बड़े ज्ञान लेने के लिए पहले आपको तैयार होना होगा। लोग कहते हैं NCERT बुक्स पर, भाई NCERT बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मतलब हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है कि रीडिंग करके समझा जाए, और यही प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है। तो मैं अपने बेसिक फाउंडेशन में हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू डू प्रिसाइज राइटिंग करवाता हूं। और फिर सारे हमारे जो यही एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है कि हम मेंटोर को उसमें बेसिक फाउंडेशन में डालते हैं। बेसिक फाउंडेशन में हमारे यही टीम ऑफ टीचर्स, हमारे यही कोलिग्स होते हैं जो अपने अपने एरिया का बेसिक फाउंडेशन भी करते हैं और एडवांस फाउंडेशन भी करते हैं। तो चलिए, आज हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज बारी है हमारे टीम से मिलने की। और हम सबसे पहले RP सर, की हिस्ट्री का पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से डायरेक्ट रिलेशनशिप जुड़ता है, फिर मैं आपको सांगी सर से, लोधा सर से और सौरभ जैन सर से मिलवाऊंगा। तो पहले RP सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इतने समय से पढ़ा रहे हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, आप JNU के भी दिग्गज प्रोफेसर्स के टच में रहे हैं, आपने रिसर्च का भी बेसिक वर्क किया था, सब कुछ किया था, और आपको इस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है। फिर आपने UPSC में भी आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। तो मैं आपसे एक सवाल यह करना चाहूंगा कि भाई सभी लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। कई बार तो क्या होता है कि मैं हिस्ट्री क्लास में महसूस करता हूं कि कोई बच्चा मतलब जनरल स्टडीज के क्लास में, जैसे मैंने कौलबाग में ही एक्सपीरियंस किया, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो पॉलिटी ऑलरेडी करके कहीं किसी कोचिंग से आया, और जब बात पॉलिटी की चलती है तो ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू माई क्वेश्चन, इवन टू जनरल स्टडीज। तो ये भाई, ये धांधली क्या है भाई? जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फिर हमको सब्जेक्ट का नॉलेज क्यों नहीं होता? बच्चों को दिक्कत क्या है, और आप क्या पेडागोगी क्या है कि आप उन दिक्कतों को अपने ढंग से हल कर? जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स और देखने वालों का स्वागत करूंगा, और एक आश्वस्त हो जाना है कि समस्याएं तो है ही, इतना बड़ा एग्जाम है, और जब आप इतने बड़े एग्जाम में आते हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, इतना निवेश करते हैं, आप आशाएं भी बहुत होती, धैर्य रखना है, और कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं सॉल्व हो सकती हैं, और यही हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसा सर ने एक क्यू दिया है हम लोगों को कि 90% स्टूडेंट्स क्लूलेस ही रहते हैं मोर और लेस, जैसे वर्षों की तैयारी हो गई, कई कोचिंग संस्थानों में 1 साल 1.5 साल का बैच भी खत्म हो गया, और वो जब हमारे पास आ रहे हैं या हमसे किसी तरीके से टकरा रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड पे हम उनको नहीं पाते। हमें अपने मेन विषय पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आता। इस राज व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम की हम लोग पहले बात करते हैं कि सबसे अधिक अपेक्षा इसी GS के सेक्शन से होती है लगभग सभी विद्यार्थियों की।
80% विद्यार्थी जब अपनी तैयारी शुरू करता है तो या तो पॉलिटी करेगा या तो मॉडर्न हिस्ट्री करेगा। उम्मीद भी यही रहती है, और जो हजारों लाखों बच्चे पीटी देते हैं उसमें से सबसे ज्यादा सही करने वाले बच्चों की संख्या इस सेक्शन में होती है। तो एक तो है कि आपकी आकांक्षाओं का बर्डन बहुत ज्यादा है। इस सेक्शन में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 या 8 पीटी में सही करने वालों की संख्या बहुत है। तो अगर हम बाकियों से कमजोर रहे इसमें तो एक चुनौती बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद तो बहुत है। अब इस उम्मीद के दबाव से जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम, अगर हमारा तरीका गलत हुआ तो निश्चित रूप से हम यूपीएससी लेवल के कॉन्सेप्चुअल बातों को डील नहीं कर पाते। हम सीधे आर्टिकल 14 पढ़ लें, सीधे आर्टिकल 21 पढ़ लें, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ लें, लेकिन उससे सीधा सीधा सवाल यूपीएससी में नहीं आता। तो जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, अब है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम आती है इस बात से कि भले ही पॉलिटी आप अपने जीवन में इतने वर्षों से देख रहे हैं, आप चुनाव देख रहे हैं, कई लोग वोट भी दिए होंगे, आप रोज फंडामेंटल राइट्स आप सुनते होंगे, रोज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ये बोल दिया, ये कह दिया देखते होंगे, लेकिन वो किस आर्टिकल से या किस सिद्धांत से निकल के आ रहा है, और निकल के आने के बाद आपके आम जीवन में वो कैसे कनेक्ट होगा, ये दोनों तीनों बातें हमेशा से अलग है। तो सबसे पहले तो ये करना है, पॉलिटी की बात हो रही है कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ो, 5वीं शेड्यूल अनुसूची पढ़ो, 6वीं अनुसूची पढ़ो, या संविधान का कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ो जो बिल्कुल कोई नहीं सुना है। आपको ध्यान ये देना होता है, जो कि हम नहीं देते हैं, इसलिए समस्या है कि डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में उसका व्यवहारिक रूप क्या आ रहा है। क्योंकि एक प्रशासक बनने के पीछे जो मेन जो वजूद है, जो मेन कारण होना चाहिए, वो है कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। अब दूसरी समस्या ये है कि जब क्लास में आप आ जाते, टीचर ने पढ़ा दी, उसके बाद टीचर और स्टूडेंट्स के बीच डिस्कनेक्ट बहुत है। डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि ये उम्मीद करना कि क्लास के सभी बच्चे एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे या बराबर तरीके से सीख जाएंगे, और हम ये मान ले कि आज की क्लास में अगर आर्टिकल मैंने 14 खत्म किया तो सबको आर्टिकल 14 आ गया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्लास के बाद अपने टीचर से कनेक्ट ना कर पाना सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने, कि उनके मन में जो भी शंका है वो कैसे दूर करें। तो ये डिस्कनेक्ट खत्म होना चाहिए, और इसके लिए आपको भी प्रयास करना है, हमको भी प्रयास करना है। और तीसरी समस्या इसकी सबसे बड़ी ये आती है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, किताबों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, और हमारी तरफ से, टीचर की तरफ से अगर ये संदेश जाए कि तुमको नहीं आता है तो तुम किताब पढ़ लेना। अब ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे पॉलिटी में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसे किताब में भेजने की बजाय मुझे उसका हैंड होल्डिंग करके किसी ना किसी तरीके, और कौन कौन सा तरीका हम लोग एज ए सोल्यूशन अपनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ, तो हैंड होल्डिंग करके उसे वो कॉन्सेप्ट समझाना होता है। लेकिन क्या होता है कि इतना ज्यादा एक ऑरा या हॉलोनेस कह लीजिए कि हो गया है कि हम बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और ये एक समस्या आ जाती है। बाकी आर्टिकल 14 के क्या कॉम्प्लिकेशन है, 15 के क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो तो सबके लिए बराबर ही रहेगा। जो समझ लेता है समझ लेता है, नहीं समझ पाता है वो संघर्ष करता है। अक्सर इसमें ये है कि क्या किया जाए, कि सबसे बड़ी बात तो है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो इजी का, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से क्लास में डिलीवरी के लेवल पे लाके और बच्चों को सिखाने के लेवल तक ले जाना एक हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण हमेशा रहता है। इस सबसे बड़ी बात आरपी सर, मुझे जो बच्चों में चूकता है वो ये है, जो मैंने सांगी सर से भी हमको डिस्कस करना है, और सांगी सर को बल्कि हमने कहा भी, और सांगी सर उस लाइन पर काम भी कर रहे हैं। लोधा सर से भी और आपसे भी मेरी बात हुई है, सौरभ सर से भी इस मुद्दे पर बात हुई है कि जैसे देखिए आप फंडामेंटल राइट्स, तो स्टूडेंट्स की दिमाग में एक ओवरऑल पॉलिटिकल लिटरेसी होना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होना चाहिए कि भाई फंडामेंटल राइट्स से तो उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या रिलेशन है, फंडामेंटल राइट्स है एजुकेटिव से क्या रिलेशन। जैसे हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं
जैसे हमने ये देखा, चाहे बच्चों से जब हम बात करते हैं तो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम जो इंस्पिरेशन हमने लिया हो, इस वजह से हमारा पार्लियामेंट पावर वहां से ले लिया, जुडिशियरी पावर अमेरिका से ले लिया। तो पिछले 4 डेकेड्स तो हमको दोनों के भी सेटल करने में लगे, वो सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। वही तरह फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या एक्सटेंट होना चाहिए, उसका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। हम सिर्फ अपने और अपने टीम से यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों का जो नॉलेज हो वो इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर जाए। हम फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ाएं, और फिर हम उन सब के बाद यह कोशिश करें कि उन सबको मिलाकर एक चाशनी बना सके एंड ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू पूरे पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रख सके। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों को बता दें। उसमें देखिए क्या है कि अब प्रॉब्लम तो हम लोग समझ गए कि क्या क्लास में आने मात्र से आपको पॉलिटी की समझ हो जाएगी, ये कोई अपने आप में सफिशिएंट कारण नहीं। तो हमें कुछ ऐसा मेथड डेवलप करना होगा, और मेथड का मतलब ये है कि स्टूडेंट और टीचर, जैसे मैं आपको कुछ बात कहता हूँ, कुछ टास्क देता हूँ, होमवर्क कहता हूँ, गूगल सर्च के लिए बोलता हूँ, आप वो काम करें। आपको जब टेस्ट के लिए बुलाया जाए तो टेस्ट के लिए आए। कहने का ये अर्थ है कि जब हमारी क्लास शुरू हो जाती है तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको उन सारी चीजों से अवगत कराया जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पढ़ना है, और आज जिसको करंट कहते हैं उसके माध्यम से कैसे वो देश में चल रहा है। क्योंकि जब किसी बच्चे को आज ही कोई बात हुई है और उसके आधार पे उसको बताया जाता है तो उसको थोड़ा जल्दी समझ में आता है। ऐसे गवर्नर की शक्तियां बढ़ा दीजिए और जब बताइए कि देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तुम जाके अखबार में पढ़ना, और ऐसे ऐसा निर्णय आया है और ये बात हुई, तो समझ बढ़ जाती है। लेकिन गवर्नर का टॉपिक कभी और आएगा, बाद में आएगा, लेकिन मैंने फिर से जोर दे रहा हूं इस बात पे कि जब तक क्लास में हम लोग जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल को लेके उन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बच्चों के समझ में नैरेटिव में नहीं आता, और जब तक वो कहानी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, वो कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग जो भी शब्द इस्तेमाल करें उसका पूरा प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा ये है कि रोज कुछ ना कुछ लिखना है। तो हमारे पास हमारा सिस्टम भी कि हम अपने लाइब्रेरी में सारे बच्चों को बिठा रहे हैं, रोज 1 या 2 क्वेश्चन 20 या 25 मिनट का क्लास में से ही दिया जाता है लिखने को, और वो जितनी कॉपीज लिख के आती हैं वो मेरे पास आती है। मैं देखता हूँ कौन सबसे स्ट्रांग बच्चा है, उससे भी बात होती है, और कौन सबसे कमजोर है उससे भी बात होती है। तो ये जो पेडागॉजी या टीचिंग मेथड की बात है, मोर वी कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एट देयर लेवल, क्योंकि हम अपने लेवल पे कनेक्ट नहीं करते, हम आपके लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और लगातार बताते जाना कि यूपीएससी देते समय पॉलिटी में क्या बेसिक कमियां होती हैं, और बताना सिर्फ कहने से नहीं, आपसे वो काम करा के आइडेंटिफाई करके एक आध दिन में उसको दूर कर देना। अब देखिए छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा, जैसे बड़े स्टेटमेंट है, महेंद्र सिंह धोनी बड़े फेमस है, आई फॉलो द प्रोसेस। तो प्रोसेस स्टैब्लिश करके हम लोग जब फॉलो करते हैं लंबे समय तक, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, तो अपने आप रिजल्ट से बढ़िया हो जाता है। तो जो पेडागॉजी का मतलब यही है, आज बस 2 पॉइंट में इसको मैं समराइज करता हूं। टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, जो कि हमारा 100% है, और दूसरा क्लास के पहले, क्लास के बाद, टेस्ट के थ्रू, और दूसरी चीज ये है कि हमारे मेंटर्स के थ्रू और मेरे थ्रू लगातार आपके परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। अच्छा, बड़े फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होता है, मतलब इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं तो यहाँ तक अपने क्लास में बोलता हूँ, जिस दिन लिखने का मन नहीं करे तुम फिल्म का गाना लिख के आ जाना, लेकिन लिखना जरूर, इतना तनाव लेके मत काम करना कि देना ही देना है, करना ही करना है। तो आप जब तक स्वाभाविक रूप से क्लास में बैठना, टीचर से बात करना, अपने संशय और क्वेश्चंस को पूछना, लिख के गलतियां करना और दिखाना, उस पर भी कुंठित ना होना, जब तक इस पूरी प्रक्रिया से कनेक्ट नहीं होंगे संस्थान के साथ, आसान नहीं है हम लोग के लिए काम करना। ये सब लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, टाइम देना और फिर पढ़ना, और क्लास है, बहुत सारे एंगेजमेंट है, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इसके बिना आपका भला नहीं हो। तो इससे बेहतर है कि हम इसको स्केल में बढ़ाने की बजाय हम उस तरीके से आगे चलें जिस तरीके से
आपको रियलाइज हो बिना देरी किए 10 दिन के अंदर से रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल 10 डेज के अंदर बच्चों को क्लास में रियलाइज हो रहा है कि जिस तरीके से ज्योग्राफी है या मेरा सेक्शन पॉलिटी है या गवर्नेंस है वो डिफरेंट है और उनको समझ में आ रहा है। कल के स्टूडेंट्स जो बैच शुरू कर रहे हैं वो आज से लिखना शुरू कर दे रहे हैं और ऐसे डॉक्ट्रिन्स लिख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का महत्व बताइए, शक्ति कैसे भ्रष्ट करती है और अल्टीमेट शक्ति कैसे भ्रष्ट करती है, इस पे लिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम सारी चीजों को समग्रता से लेंगे, व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे कैसे होता है, इतिहास में कैसे हुआ है, विश्व इतिहास में कैसे हुआ है, भारत देश में कैसे हुआ है, तो आपको उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से एक स्वाभाविक समझ बन जाती है। तो ये प्रक्रिया है जो हम लोगों ने डेवलप किया है और इस प्रक्रिया में हम दोनों लोगों को मिलकर एक टीम बनाना है और इस टीम के परफॉर्मेंस से ही सब सारी चीजें सफलता की तरफ बढ़ेगी। थैंक यू, ये बात सही किया आपने। एक हमारा अपनी टीम से सुझाव होगा जो हम लास्ट में फिर एक बार रिमाइंड करेंगे। जैसे मैंने ऐसा महसूस किया है कि बच्चों में जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद जैसे बच्चे यहाँ से निकले, ज्योग्राफी पढ़े, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, और वो अगर घर पर जाके अपने जींस पैंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्रिकेट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, सीपी मार्केटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो वो चीज नहीं रह पाती। उनको पढ़ाई हुई चीज पर कुछ सोचना मांगता है। अब जैसे पॉलिटी पढ़ाने के बाद उनको एक नीचे या इकोनॉमी पढ़ाने के बाद एक फूड फॉर थॉट करके 4-5 इशू दे दिया जाए कि बच्चे तू जाके सोचना इस पर। भाई इंडियन प्रेसिडेंट का फ्रस्ट्रेशन यह है कि इलेक्टेड उसको कर दिया गया, पावर नहीं दिया गया, और गवर्नर का बेनिफिट यह है कि वो नॉमिनेटेड है लेकिन बहुत पावर एंजॉय कर रहा है। इस पर तुम सोचो कि क्या इंडियन प्रेसिडेंट के साथ जस्टिस नहीं हुआ उस इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि आप ब्रिटिश मॉडल को इलेक्शन के मॉडल के साथ जोड़ दिए, जो राजेंद्र प्रसाद से लेकर बाकी बाद के प्रेसिडेंट तक। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों में उजागर सोचेगा सर ने जो कहा वास्तव में बहुत सही कहा, और इसको तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके अपने रूम पार्टनर, धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश से उसकी सोच आगे बढ़ती जाएगी। तो हम हिस्ट्री में भी वही करते हैं कि थोड़ा सा उनको नीचे फूड फॉर थॉट दे दिया, कॉलोनियलिज्म पर, नेशनलिज्म पर, कि जा तू सोच कि ये कैसे हुआ, तो वो भी थोड़ा क्लिक कर सकता है। आपकी क्या राय? सर बिल्कुल, मैं करता हूँ ये काम, हाँ। देता हूँ और सोचने के लिए भी देता हूँ। अलग से टेस्ट के क्वेश्चन पेपर भी बनते हैं जो डेली टेस्ट उनका होता है। तो ये काम रोज होता है सर, और हम सभी लोग ये काम कर ही रहे हैं। यही तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का असली हाँ, जो बिल्कुल हमारा फायदा है। मुद्दा हाँ। है और हमारी सोच है वो इसी बात से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू। और अब लुधा सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत मेल है। जी सर। हम टाइम को डिनोट करते हैं, आप स्पेस को। जी। तो टाइम और स्पेस मिलके बनता है दोनों। हम हिस्ट्री को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं, इन एक ही सब्जेक्ट है जो हमारी परिधि से बाहर हो जाता है, उल्टा हमको शेप अप करता है, वो है ज्योग्राफी। तो आपका सब्जेक्ट तो बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी में मैं बहुत ऑनेस्टली कहूं मुझे भी इंटरेस्ट बहुत नहीं आ पाया, और कारण था कि पढ़ने का तरीका कहीं ना कहीं गलत था। ज्योग्राफी का मतलब लोग केवल पहाड़, चट्टान, हवा, पानी लगा लेता है, तो उसे मजा नहीं आता। तो आपने इसमें एक नया तरीका ढूंढा इंटीग्रेटेड अप्रोच का कि भाई चलो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेशनशिप, ह्यूमन और फिजिकल को इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप, इन्वायरमेंटल से, फिर आपका ज्योग्राफी और सौरभ सर का जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है वो एक पॉइंट पर जाके मर्ज करेगा, आपका ज्योग्राफी और सांघी सर का जो इकोनॉमी एक पॉइंट पर जाके मर्ज करेगा। वो एक बड़ा अजीब सा ये देता है। तो आप भी बताएं कि ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स अच्छा क्यों नहीं करते? आपके स्टूडेंट्स को मार्केट में टॉप जाना है, तो सवाल ये उठता है कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है और आप उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। एक ज्योग्राफी में जो एक वैसे सारे सब्जेक्ट की एक नॉर्मल जो दिक्कत अभी हम लोग सर डिस्कस कर ही रहे कि एक स्टूडेंट इसमें दिक्कत प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहा है। ज्योग्राफी में अगर मैं कहूँ तो सर ने ना एक बहुत ही बढ़िया सी कहावत बोली थी एक बार कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी है बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ो रात में सफा। इस प्रकार से सर ने एक बार कहा था, और ये एकदम बिल्कुल लागू होता है ये ज्योग्राफी के ऊपर भी, क्योंकि
मैंने एक उदाहरण देता हूँ कि फर्ज करो हम किसी एक रूम में चले गए जहां पे लाइट वाइट सब लगी हुई है। जब हमें उस रूम की दीवारों के बारे में आइडिया है कि भाई इस रूम में ये दीवारें है, तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई आशंका या इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। मगर उसी जगह पर अगर हमें किसी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए जिसका हमें पता ही नहीं है कि अच्छा इसकी दीवारें कहाँ जाके खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक डर लगता है उस चीज को लेके। हमें नहीं पता कि कहाँ तक हमें जाना है, क्या है, तो एक डर बैठता है। ज्योग्राफी जो है ना, ये कुछ अंधेरी कोठी की तरह है। प्रॉब्लम ज्योग्राफी की सबसे बड़ी ये है कि ये विषय जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके डायमेंशंस कवर करना बहुत कठिन हो जाता है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी का एक परसेप्शन दिया जाता है कि ज्योग्राफी है क्या, तो आमतौर पे बच्चों को लगता है मिट्टी, वो पानी के बारे में पढ़ेंगे, हवा पढ़ेंगे, और इसी को लेके घुमा फिरा के वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा इंडियन ज्योग्राफी को लेके बच्चों को ज्योग्राफी की माला पहना दी जाती है। मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का अगर हम प्रीवियस पैटर्न देखें तो आमतौर पे ज्यादातर सवाल जो है वो ज्योग्राफी के किसी और ही एस्पेक्ट से आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एक टॉपिक है जिसमें से ज्यादा सवाल आते हैं, और जो टॉपिक बच्चों को ट्रेडिशनल रूप से पढ़ाया जाता है वो है फिजिकल वाला पार्ट, जिसके अंदर जमीन, पानी, हवा जो है वो। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है ना, ये है काफी स्टैटिक सा टॉपिक है ये, और ह्यूमन ज्योग्राफी बड़ा डायनामिक। इस स्टैटिक टॉपिक को पढ़ना भी है कि याद करना बड़ा कठिन सा काम है। तो सर आपने जो बोला ना कि दिक्कत कहां आ रही है बच्चों को, बच्चे इसको समझ क्यों नहीं पा रहे, तो ये इसलिए क्योंकि ना इसको याद करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत ज्यादा हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोलो इधर उधर इधर उधर, मैं बोल नहीं पा रहा। बात ऐसी है कि बच्चों को ना ज्योग्राफी याद ही नहीं रह पाता। तो ये सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये कि ज्योग्राफी याद नहीं रह पाता। दूसरा, ज्योग्राफी के बारे में एक पूरी संकल्पना ही बच्चों के मन में क्लियर नहीं। उनको यही नहीं पता कि एग्रीकल्चर हो गया या उद्योग हो गए, इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, जनसंख्या हो गई, जैसे पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, हम लोग माइग्रेशन है, ये टॉपिक भी, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे टॉपिक भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। मगर आमतौर पे ये बताया जाता है कि इकोनॉमी में कवर किया जाता है। मगर देखो, ज्योग्राफी का इसका एक अलग से एस्पेक्ट है। ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए, ये सारे टॉपिक जो है वो इकोनॉमी में पढ़ाए जाते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक्चुअली एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाने वाले टॉपिक है। जब तक ज्योग्राफी में आप इसको नहीं पढ़ाओगे, आप इसका एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कवर नहीं हो पाती। तो ये प्रॉब्लम मैंने जनरली देखी। अब चूंकि आपको ज्योग्राफी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर आपको उसकी पूरी संकल्पना नहीं पता है, तो आंसर राइटिंग जब बच्चे करने जाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसमें पूरी तरीके से इसका एनालिटिकल आंसर कैसे लिखा जाए। तो घुमा फिरा के उनको फैक्ट्स ही पता होते हैं ज्यादातर, या थ्योरीज पता होती है। घुमा फिरा के सबको बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसी होती है। मगर ये टॉपिक जो है ये आपको मेंस में आंसर लिखने में मदद नहीं करेंगे। आपको कहीं ना कहीं एनालिटिकल होना पड़ेगा। आपको पता चलना चाहिए कि अच्छा, अगर बादल गरज रहे और बादल फट रहे उस वजह से जो बरसात हो रही है, उसका कहीं ना कहीं उत्तराखंड के फ्लड से क्या लेना देना था, और उत्तराखंड के फ्लड से अगर उसका लेना देना था तो उसका वहां के एग्रीकल्चर पे तथा वहां के लोकल इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ा। तो जब तक ये इंटरकनेक्टेड तरीके से बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा ज्योग्राफी के पूरे होलिस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम मुझे लगती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ज्योग्राफी में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ाई जा रही है बच्चों को, तो हमारे तरफ से हमारा ज्यादा एस्पेक्ट ये होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ाई जाए, मगर वो पढ़ाने का तरीका भी अलग हो सकता है। क्यों ना बच्चों को कहानियों के रूप में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, रादर देन कि हम लोग बस एक थ्योरी तरीके से बता दी जाए। तो कहानियां बताना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्लास में अपने ये प्रेफर करता हूँ, जैसे अगर कोई बिग बैंग सिद्धांत हो गया या कोई भी, भले ही भारत में विश्व में प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, या इवन एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हवाओं का किस प्रकार से परिसंचलन हो रहा है, या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, तो ये भी समझाते वक्त हम कहानियों के रूप में इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। जैसे ना एक टॉपिक आया था सर अभी विंड शेयर वाला, बहुत ही विंड शेयर बड़ी टेक्निकल टॉपिक है, पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। मगर अगर मैं बच्चों को ऐसे बताऊं कि यार एक 30 मंजिला बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप देखते होंगे कि हवाएं ज्यादा चलती नहीं है, मगर उसी के 30वें फ्लोर पे चले जाओ तो हवाएं बड़ी तेज चलती है। या फिर अगर आप ये सोचो कि बचपन में हम लोग अब जब मामा के घर पे जाते थे
या फिर अपने ननियाल जाते थे तो वहां पर हम लोग टेरेस पे सोना है, टेरेस पे सोना है की बातें करते हैं। टेरेस पे क्यों सोना है? क्योंकि वहां पे हवाएं चलती है इस वजह से। तो बस यही है वेंचर कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो हवाओं की डायरेक्शन और स्पीड में बदलाव आता है। तो इस प्रकार से जब बताया जाता है उसको हमारी पिछली लाइफ से या स्टोरी से कनेक्ट किया जाता है तो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दूसरा आते हैं फिर यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट कि हम लोग उसको किस प्रकार से पढ़ाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को। तो अभी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाना मतलब एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाने वाली बात आ जाती है इसमें। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। हम जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी जो मैं पढ़ाता हूं तो उसमें कृषि का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग एपीएमसी मंडीज वगैरह। अब मंडी के बारे में सबको पता है कि भाई हर गांव के अंदर मंडी होती है, मगर उन मंडियों में ये मंडियां क्यों आई? क्योंकि किसानों का पहले बहुत ज्यादा लाला के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन होता था। अभी इसको है ना स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हैं। अभी पिछली जमाने में मूवीज आपने देखी होगी, मदर इंडिया से लेके कई सारी ऐसी पिक्चरें आती थी जिसके अंदर एक लाला होता था गांव के अंदर और सारे किसानों का बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो इस प्रकार से बताया जाता था। अब ये एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता था? क्योंकि गरीब किसान है, बाजार में जाके अपना अनाज बेच नहीं सकता वगैरह वगैरह, इस वजह से गांव का किसान ही उससे सस्ते दाम में खरीद लेता था। इससे बचाने के लिए सरकार ने एपीएमसी मंडियां लेके आ गई 2002। तो बात ऐसी है कि अब इसको कनेक्ट करके हमने एपीएमसी मंडी का एस्पेक्ट बता दिया है ना। किसान को अब उस एपीएमसी मंडी के द्वारा किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसको रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी कैसे लाया, पहले भी था वो, मगर उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया गया, उसको स्ट्रेंथन कैसे किया गया, फिर आप एमएसपी से कनेक्ट करो। अच्छा, तो एमएसपी देने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार को उपभोक्ताओं जैसे कंज्यूमर जो है, गरीब लोग हैं, उनको भी तो अनाज बांटना है। तो इस वजह से फिर आप आ जाते हो उस पे कि पीडीएस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन कैसे किया। अच्छा, फिर पीडीएस की बात करते तो उसमें पता चलता है कि सरकार तो फिर गेहूं और चावल को ज्यादा पीडीएस देती है, उसमें ज्यादा पैसा देती है। क्या कहते हैं उसको, किसानों को उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार को पीडीएस में वही अनाज ज्यादा बांटना है। अब ये अगर आपको पता है कि अच्छा गेहूं और चावल में एमएसपी का ज्यादा दाम मिलता है, तो ये बात जस्टिफाई करता है कि सरकार ने अभी जो कृषि कानून लाए थे उसमें पंजाब और हरियाणा के ही किसान इतना धरने पे क्यों बैठे थे? भारत का हर एक किसान उसमें क्यों नहीं उठा ऊपर? क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा ही एक पारंपरिक रूप से गेहूं और चावल पैदावार करता है। तो बेसिकली हम लोग क्या किया यहाँ पे, एक कनेक्ट करके मैंने अपना एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट उसमें बता दिया और इसी को फिर मैं उसको इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में डाल देता हूं कि किस प्रकार से डिमांड सप्लाई का गेम इसमें चलता है और उस डिमांड सप्लाई गेम को फिर धीरे धीरे हम लोग पास ऑन कर देते हैं कि अब इकोनॉमी के सर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने डेटा के साथ उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये हो गया एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। बच्चों को मैं अपने क्लास में हमेशा ये कहता हूं कि किताबों तक सीमित मत रहो, किताबों से बाहर निकलो। जिस दिन आपका दिमाग किताबों से बाहर चलने लग जाएगा उस दिन आप एनालिसिस इतने शानदार तरीके से करोगे कि आपका यूपीएससी में आंसर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में आप जिस दिन आंसर लिखने बैठोगे ना, वहां पर ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 में से 20 सवाल आपको बिल्कुल पढ़े हुए आपने पहले से। 100% ऐसा होगा कि 20 में से कम 7, भले ही वो टॉप रैंक 1 क्यों ना हो, 7 से 8 सवाल ऐसे होंगे जो उसने जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। उसको ऑन द स्पॉट वो आंसर बना के लिखना। बिल्कुल यही बात मैं भी ये करता हूं। बहुत सही कहा आपने। अब हम आयुष सांगी सर से इकोनॉमी के, तो मैं मानता हूं कि वही टॉप टीचर है मार्केट के अभी, और इनसे उम्मीद भी हमें बहुत है। बस हम 2 सवाल करना चाहेंगे। एक तो जो नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस है, आपका भी पिछले 12 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया, तो स्टूडेंट्स के लेवल पर आपको क्या लगता है इकोनॉमी जैसा डायनेमिक सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, उसको समझ नहीं पा रहे? 2 चीज बस मुझे आपसे अपेक्षा है जो आपकी तरफ से पूरा हो जाए। एक तो जैसे ज्योग्राफी है, जहां से रोहित लोधा सर का एंड होता है वहां से आपका शुरू होता है। आपका क्रॉप पैटर्न, आपका भी सिलेबस है, क्रॉप पैटर्न इनका भी है। अब इनका क्रॉप पैटर्न 3 सेक्टर्स इनमें भी है, 3 सेक्टर्स आप में भी है। और तो एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो स्टूडेंट्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक चेंज नहीं समझ पाता, मतलब वो अलग अलग टॉपिक समझता है, सबको फ्रैगमेंटेड रखता है। क्या ऐसा संभव है, जैसे मैंने आपसे कहा था और ये तो आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई इकोनॉमी का क्लास खत्म होने के बाद बच्चे खुद बजट पर सोचने की स्थिति में रहे, क्या ऐसा संभव है कि सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद जैसे चेस बनाते हैं उस तरह से चेस अगर
की तरह से बना दिया जाए और इस सेगमेंट में ये चेंज होगा तो इस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका फिगर उसके दिमाग में आ जाए किसी तरीके से। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हम पढ़ाते हैं तो वहां तो हमारा ध्यान रहता है कि भाई चलो सरप्लस हुआ तो इकोनॉमिक डिवीजन को कम करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है उसमें लोग पलट के नहीं जाते हैं टीचर इकोनॉमी की, इंक्लूसिव ग्रोथ से भी तो ग्रोथ होता है ओवरऑल। क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हुआ, पॉवर्टी एलिवेशन हुआ तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट क्या मिलता है, या एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी को बूस्ट क्या मिलता है, तो वन साइडेड वो चले आते हैं इंपैक्ट के रूप में। इसका काउंटर इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पर क्या होता है, तो इस पर थोड़ा सा आप अपना विचार दे दें, क्योंकि आपकी समझ इतनी अच्छी है कि आप ही यह काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका साथ हमें बहुत आगे लेकर जाएगा। जैसे सर ने बोला इकोनॉमिक्स के बारे में, सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थियों को यही क्लियर नहीं है कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में फर्क होता है। हमारा सिलेबस इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कहता है, जो कि हमें सिर्फ तभी समझ में आ सकती है जब हम अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें, जिसको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा जाता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि वो चीज क्यों आई, उसकी क्यों जरूरत पड़ी। हालांकि सर इसके बारे में हिस्टोरिक बेसिस पे अगर हम जाएं, और सर ये तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो कौटिल्य ने और उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई थी तो कई सारी चीजें इकोनॉमिक्स के बारे में बताई गई थी, और ये हम बात कर रहे हैं हजारों सालों पहले की, जिसको अब बताइए 1770-1780 में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ है, उन्होंने इस चीज को एक मॉडर्न फॉर्म में बताया, जिनको आज हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमारे देश में ये बात तब हो गई थी, इसका मतलब तब से आर्थिक तौर पे चीजें चली आ रही है। अब ये अलग बात है उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, या हमने शायद उसकी महत्वता को समझा नहीं। खैर, सबसे पहली चीज कि आप ये समझें कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमें समझ में आएगा कि सिलेबस एक्चुअली में कहता क्या है। फिर सिलेबस को जोड़ना है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम पिछले 15 साल के सवालों से, प्रीलिम्स और मेन से, और उसके आधार पे हम ये बनाएंगे कि हमें क्या सिलेबस पढ़ना है, और वैसे ही हम अपना पूरा करिकुलम बनाते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे सर ने बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका पूरा रिलेशन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग से होता है। आर्थिक वृद्धि, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, यह हमें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में नजर आती है। जितने आंकड़े बताए जाते हैं कि भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7%, 7.5%, अभी आने वाले साल में 6.5 से लेकर 6.8% के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया इतनी हाई ग्रोथ इकोनॉमी है, लेकिन इस हाई ग्रोथ के साथ क्या भारत की पॉवर्टी, जो गरीबी है, या जितने भी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, क्या उनको वहां से ऊपर लाया जा रहा है, क्या उस पर मेहनत करी जा रही है? उस चीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ है? बिल्कुल है, लेकिन क्या वो ग्रोथ इंक्लूसिव है? शायद नहीं। उसकी तरफ हम क्या मेहनत कर रहे हैं, या उसकी तरफ हमें क्या कदम उठाने चाहिए, ये चीज आप लोगों को बतानी आनी चाहिए एज ब्यूरोक्रेट, एज पॉलिसी मेकर्स। तो जब आप नीतियां बनाते हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप प्रॉब्लम बताइए क्या है। प्रॉब्लम तो सबको पता है देश में क्या है, आप किसी से भी पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछें, सब आपको 2, 4, 10 प्रॉब्लम्स बता देंगे। आपको ब्यूरोक्रेट बनाया जा रहा है सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं तो डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसके सोल्यूशंस बताएं। उसी तरफ जो है हम गाइड करने की कोशिश करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। तो जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी जाती है तो इंक्लूजन तब होता है जब हमारा किया हुआ काम सबके लिए फायदेमंद हो, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति का व्यक्ति हो, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो, हाई इनकम ग्रुप हो, सबके लिए उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो ये हुई आर्थिक वृद्धि की बात। फिर आती है बात विकास की। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, विकास करना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस चीज की तरफ आप तब बढ़ सकते हैं अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। ओवरऑल डेवलपमेंट में फायदा जो है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी पर डिपेंड करता है। तो क्या हमारा फायदा उस आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है जो सबसे गरीब है? उस चीज की तरफ हम कैसे नीति बना रहे हैं? तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग
इन सब चीजों की एनालिसिस और इन सब चीजों पे आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को डेवलप करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम आप लोगों को करवाते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी चीजें हमें नॉर्मल तरीके से न्यूज में दिखती है, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट कट करा। 2 बार ऐसा हो चुका है, फरवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, कि रेपो रेट को 6.5% से 6.25% पे, 6.25% से 6% पे किया गया है। अब ये बड़ी जनरल न्यूज है और उसके साथ साथ वो 3-4 चीजें बोल जाते हैं जो शायद आप और हम उतनी अच्छे से ना समझे। ये हमें समझ में आना चाहिए। एक जेनेरिक तरीके से कोई भी इंसान जो हो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ये कम हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो यहां पे आपके सारे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स काम में आएंगे। जैसे अगर रेपो रेट यानी कि जो लेंडिंग रेट है बैंकों का वो कम होता है तो उसकी वजह से मार्केट में जो लोन्स जाते हैं वो सस्ते होते हैं। जब मार्केट में लोन या क्रेडिट सस्ता होता है तो उसकी संख्या, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो हमारी परचेजिंग पावर, आपकी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड यानी मांग, आपूर्ति सप्लाई से ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट हुआ मनी सप्लाई का और रेपो रेट कटने का, ये पूरी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो हम कहानी के रूप में ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हुए जो आसपास हो रहा है क्लासेस में समझाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में हेल्प करते हैं। ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स जो यूएस में लगे हैं उससे चाइनीज अर्थव्यवस्था पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चाइना रिवर्स टैरिफ लगाता है तो भारत क्यों नहीं लगा सकता। अगर भारत रिवर्स टैरिफ लगाता है तो क्या भारत के पास इतनी क्षमता है कि रिवर्स टैरिफ लगवाने के बाद भी वो जो उसके रेपरकशंस होंगे, जो उसका नतीजा होगा, उसको भोग सके। शायद चाइना के पास है, भारत के पास नहीं है। तो ये सारी चीजें समझना, इसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी के कोरिलेशन में चीजों को समझना जरूरी है। अभी रोहित सर ने यह बताया कि किस तरीके से एपीएमसी मंडी का इंपैक्ट होता है, जहां पे किसानों की आय को बढ़ने का एक आप ऑप्शन देते हो कि आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आय को बढ़ाना इतना जरूरी है किसानों के लिए क्योंकि किसानों का जो जनरल स्थिति है, 85% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं। वो सारे किसान, मेजॉरिटी किसान ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस सेल के शिकार रहते हैं। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि आप सस्ते में अपना प्रोड्यूस बेचते हो। तो क्या कोई ऐसा ओपन मार्केट सिस्टम है जहां पे बोली लगे, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की बोली लगती है, जैसे जब कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली होती है उसकी बोली लगती है, उसी तरीके से उनके अनाज की भी बोली लगे जहां पे उनको सही दाम मिले। ये सारी की सारी चीजें एपीएमसी मंडी से लिंक करी जाती हैं, जिस वजह से जो किसान के नियम कानून लाए गए थे, फार्म लॉज जिन्हें बोला गया, उनको यही एक ऑप्शन दिया गया था कि आप अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली ये बड़े बड़े एग्रीगेटर्स को दे सके, जैसे कि जो डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये डायरेक्टली परचेस कर सके। तो एपीएमसी मंडी का बाईपास निकाला गया था उसके जरिए, जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। क्योंकि फार्मर जो है डिस्ट्रेस सेल का शिकार है, इस वजह से उनको ये ऑप्शन दिया गया। सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसको कैसे करंट से आपको जोड़ना है। उसको आप जब प्रेजेंट चीज अखबार उठा के देखें तो जो भी आप पंक्तियां पढ़ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, जो फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आते हैं, आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो आप समझ पाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा और बड़ा स्कॉलरली इसको इंटरप्रेट किया। वही जो न्यूज़पेपर की बात कही तो उसी में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कल मैं वही आ रहा था कोलबाग से, तो गाड़ी में ही न्यूज़ पढ़ते हुए आ रहा था न्यूज़पेपर, तो यही मामला अभी अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी की थी कि भाई इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो नहीं बोला कि भाई ये 1992 एक ऑथर था, लिखा था कि 1991 मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो उसने कुछ सोल्यूशन बताए थे, तो उसी में उसने जीएसटी के कंटेक्स्ट में एक लाइन लिखा कि अगर ऐसा होता है तो अगर जीएसटी का कैस्केडिंग इम्पैक्ट अगर कम पड़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटीज है वो रिमूव हो जाए। तो एक मिनट के लिए मैं भी सकते में आ गया कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी लगती है क्या, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटीज बोल रहा था वो टेक्निकल टर्म को कि 41% चीजें जीएसटी से अभी भी बाहर है और उसके कारण से हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है।
जिस कारण से मार्केट में हमारा प्रोडक्ट फिट रहा है। तो अगर हम सब कुछ जीएसटी में ले आए, वो भी कर रहा था कि पेट्रोलियम को भी ले आइए, अल्कोहल को भी ले आइए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन को ले आइए, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, इस कारण से हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है ट्रांसपोर्ट। तो ये टेक्निकल चीज तो हमको मन ही मन मुस्कुराहट ये सोच के निकली कि कोई स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ के उसको इकोनॉमी में एसिमुलेट कर सकता है, उसके लिए उसको एक वर्केबल नॉलेज की जरूरत होगी। इसी में सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि एक सरकार की स्कीम ऑलरेडी है, उसको कहा जाता है रेमिशन ऑफ ड्यूटी स्कीम, रॉडटेप स्कीम उसका नाम है। भारत सरकार ऑलरेडी इंसेंटिव दे चुकी है कि हम जो भी चीज, जिन चीजों का उत्पादन होता है, हर चीज पे टैक्स देते हैं। रॉ मटेरियल पे टैक्स है, बिजली पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन रोड टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, और कई सारी चीजों पे टैक्स है। ट्रांसपोर्टेशन में जो पेट्रोल डल रहा है व्हीकल में, उस पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। तो और वो चीज आप एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जितने भी ड्यूटीज हम पे करते हैं, उन सारी ड्यूटीज की रिमिशन मतलब रिफंड आपको आ जाता है। जो आपने प्रोडक्शन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक, पोर्ट तक पहुंचाने तक आपने ड्यूटीज पे करी है, ये एक इंसेंटिव दिया जा रहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब इसी को अगर मैं रिलेट करूं ये ट्रम्प के टैरिफ वॉर से, मान लीजिए भारत के ऊपर टैरिफ लग भी गया, 10% का जो टैरिफ है, जो अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे ऊपर लगती है, या उनकी कंट्री में इंपोर्ट करने की जो ड्यूटी है 10% है, वो बढ़ के मान लीजिए 25% हो गई, 15% से ड्यूटी बढ़ा दी। ये जो सरकार की ऑलरेडी स्कीम है, इसका इतना फायदा हो सकता है कि वो जो 15% ड्यूटी वहां लगा रहे हैं, वो चीज भारत सरकार यहाँ पे रिफंड देके कॉस्ट को कम कर सकती है। तो इवेंचुअल जो इंपैक्ट पड़ेगा फॉरेन इकोनॉमी में हमारे प्रोडक्ट्स का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। मतलब वो प्रोडक्ट्स का दाम बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे गुड्स बाहर के मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। ऑलरेडी चीजें हैं सर, थोड़ा मतलब हम रीओरिएंट करके उसको कोशिश करें अप्लाई करने की, और ये तो काम सर ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। और अब हम सौरभ सर से कहना चाहेंगे कि देखिए तीनों सब्जेक्ट का रिलेशन है, और अंत में आपका छौंका हम सारे सब्जेक्ट पर लग जाएगा। जैसे अभी रोहित सर ने जो ज्योग्राफी की बात कही, उससे आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट डायरेक्ट लिंक होता है। अभी जो सांगी सर ने इकोनॉमी की बात कही, तो जहां ये ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो आप लिमिट लगाएंगे। अब आप में और इनमें कन्फ्लिक्ट ये होगा कि ये कहेंगे कि भाई प्रोडक्शन जरूरी है, आप कहेंगे कि नहीं ग्रीन प्रोडक्शन कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो प्रोडक्शन कट करिए। तो अब इन दोनों का अपना अपना रिलेशन है। एक न एक दिन ओवर प्रोडक्शन से प्रॉब्लम होना ही है जो आपका होना है। तो कोई लोग कैपिटलिज्म की विफलता की बात होगी, तो फिर मामला इंटरनेशनल रिलेशन पर आ जाएगा, तो इसमें आरपी सर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का मामला भी आ जाएगा। कार्बन टैक्स एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मामले में भी इस समय पर कार्बन टैक्स ही बना हुआ है। हाँ, जैसे यूरोप ने किया है, अब कहीं ना कहीं यूएसए भी उसी तरफ जा रहे हैं। अब वो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी बन गई। बहुत सही। जैसे आप कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में ग्रीन कैपिटलिज्म अपने आप में एक ट्रांजिशन फॉर्म में सही बात है, ग्रीन कैपिटलिज्म। हमारे बच्चों तक हमारी टीम अगर इससे बातें पहुंचा दे तो वास्तव में मार्केट में पैराडाइम शिफ्टिंग हो जाएगा, और हम लोग आने वाले टाइम में टीम वर्क की तरह करेंगे। तो जरा आप अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर बताइए कि ये तो सब्जेक्ट, तो खास के जब वो इतने सारे जब इश्यूज उसमें आते हैं तो लगता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो, स्टूडेंट्स को दिक्कतें क्या होती है और आप कैसे सिंप्लीफाई करके पहुंचाते हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरे साथ एनवायरनमेंट और साइंस टेक दो ऐसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, दो ऐसे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं जिसको बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि दो प्रकार के बच्चे मेरे साथ हैं, एक जो आर्ट्स वाले हैं और एक साइंस वाले। साइंस वालों को लगता है कि साइंस में पढ़ना क्या है, और आर्ट्स वालों को लगता है साइंस को पढ़ाई क्यों है। अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची बोल रही थी, बच्ची ने डिबेट शुरू कर दी कि सर हम आखिर ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है किसी एक सिविल सर्वेंट को एनवायरनमेंट की पढ़ने की, या क्या जरूरत है किसी एक सिविल सर्वेंट को साइंस टेक को पढ़ने की, टेक्नोलॉजी को पढ़ने की। हमको तो गवर्नेंस चलानी है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, साइंस वाइंस पढ़ के हम लोगों को क्या हो जाए। तो एक साइकी हमको समझ में आती है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ में आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा क्यों। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चों को लग रहा है कि हमको क्यों पढ़ना है। दूसरी तरफ पीटी में देख लो, या पीटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लो, तो एनवायरनमेंट और साइंस टेक मिला करके 25, 26, 28 सवाल हर साल पूछ लेता है, जो मेक और ब्रेक के डिफरेंस मिल जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरी तरफ देखेंगे तो बच्चे खंगालते हैं, सिलेबस में देखते हैं कि एनवायरनमेंट साइंस टेक अच्छा जीएस पेपर 3 में आता है,
कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 2 सवाल एनवायरनमेंट से आ गए, 2 साइंस टेक से आ गए, तो उसको दिखता है कि चलो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, उसको निकाल के ले जाएंगे 50-60 नंबर। लेकिन क्या है, इसके डिफ्यूज्ड क्वेश्चन तीनों पेपर में फैले हुए। इसके क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, साइंस टेक के क्वेश्चन वहां ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है वो। कभी गगनयान के बारे में पूछ लेगा, कभी वो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, वो पढ़ा यहाँ जाता है, पूछा वहां जाता है। साइंस टेक का हेल्थ का इशू पूछ लेगा, वो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के विषय में पूछ लेगा, वो यहाँ पढ़ा यहाँ जाता है, पूछा गवर्नेंस में जाता है। तो होलिस्टिक जब बच्चा तीनों चीजों को देखता है तो उसको स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता कि ये हो क्या है। अब अगर वो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वहां लिखेगा तब जस्टिफाई कर पाएगा ज्योग्राफी में, या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नेंस में लिखेगा तब उसको जस्टिफाई कर पाएगा, नहीं तो वो मार्क्स ही फेच नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि साइंस टेक है अथवा एनवायरनमेंट है, वो ये समझते हैं कि ये बड़े फैक्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें फैक्ट्स को पढ़ लो, करंट को पढ़ लो, चीजें हो जाती है। लेकिन वो फैक्ट्स को अरेंज कहाँ करना है, किस जगह करना है, ये समझ ही नहीं पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर को समझ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी इंटरलिंक कहाँ तक फैली। जैसे अभी चर्चा हो रही थी ज्योग्राफी में, सर एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे थे, आयुष सर भी एग्रीकल्चर और एपीएमसीज के बारे में बता रहे थे, और अंडर वैल्यूएशन के बारे में बता रहे थे। या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि इन्फ्लेशन को भी रोकना है और दूसरी तरफ से कॉस्ट ही नहीं निकल रही। तीसरी तरफ से ज्योग्राफी में देखें तो कुछ संसाधन पड़े जाते हैं, लेकिन इसी के बीच में आके एनवायरनमेंट बैठ जाता है, जहां सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात वो करता है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जैसे रिसोर्सेस थे, उन रिसोर्सेस को हमने इस तरीके से डिप्लीट किया है, चाहे वो पोल्यूशन के द्वारा हो या ओवर एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा हो, कि अभी जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होगी। जब रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए एग्रीकल्चर में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब एग्रीकल्चर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और एक तरफ से कैपिंग होगी कि इन्फ्लेशन को हमको नहीं बढ़ने देना, तब अंडर वैल्यूएशन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो मार्केट मिलना है वो मार्केट मिलेगा ही नहीं। ये प्रेशर हमेशा बना रहे। तब यहाँ पे बात होती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ले लो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ले लो, गवर्नमेंट इसको लेकर के आती है। तो मुद्दा बहुत छोटा सा है। मुद्दा क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, लेकिन उसके हाथ पांव कहाँ तक फैले हुए, उसके हाथ पांव ज्योग्राफी में भी फैले, उसके हाथ पांव इकोनॉमी में भी फैले। तो स्ट्रक्चर यहाँ निकलेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ निकलेगा, यहाँ से उसकी बेसिक आइडिया निकलेगा, लेकिन वो फैलेगा हर जगह। अब उसी को हमें इंटरलिंक करके समझना होगा कि किस तरीके से इस तरीके के टॉपिक भी हम बेसिक को भी सॉर्ट कर ले और इसको भी सॉर्ट कर ले, ये दोनों चीजें। तो स्ट्रक्चर को समझना सबसे पहली बात होती है, और यहीं पे हम लोग काम करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने बेसिक की बात करी या बेसिक फाउंडेशन की बात करी या एडवांस में हम बच्चे को लेते हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि एडवांस पढ़ने से पहले बेटा बेसिक पढ़ लो। बेसिक क्यों पढ़ लो, कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसमें हार्ड एंड फास्ट बना के रखा, लेकिन जैसे सर बोलते हैं बेसिक में हम पढ़ाते समय आपके दिमाग में पेंदी लगाते। पेंदी लगाने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस चीज को समझने के लायक बनो, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अन्य संस्थानों में क्या होता है, अच्छा आज आप आए हो, आप किस कॉलेज से आए हो, किस क्षेत्र से आए हो, आपने किस तरीके की पढ़ाई करी है, आप किस तरीके की समझ के लिए काबिल हो, इन सब चीजों को देखे बिना, इन सब चीजों का एवेल्युएशन दिए बिना सिर्फ लिया जाता है और ज्ञान का भंडार आपके दिमाग में उड़ेल दिया जाता है। अब वो ज्ञान का भंडार जब आपके दिमाग में उड़ेल दिया जाता है तो 80% ज्ञान तो लीक कर जाता है, सिर्फ 20% रह जाता है, और फिर वही लगता है कि कोचिंग तो पढ़ ली है, लेकिन कोचिंग पढ़ने के बाद भी अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इस समय पर हमको, जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और इन प्रॉब्लम्स में भी हम जाते हैं, तो इस समय पे बच्चे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमने अभी पिछले 7-8 महीने से 9 महीने से जब बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चे इस लेवल पर भी वीक हो जाते हैं कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है वो भी उस बात को नहीं समझ पाते। वर्तनी अशुद्धियां भी बच्चों के साथ हो जाती है, जिस लेवल पर उतर के बच्चों के साथ कोई काम नहीं करता। जैसे आरपी सर भी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा हमारे साथ फायदा क्या है या हम करते क्या है, हम एक स्टूडेंट टीचर कनेक्ट को इनहैंस करते हैं। अब अन्य जगहों पर मैं इंगित तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बैच चल रहा है, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर उसका कुछ टॉपिक दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर उसका कुछ टॉपिक तीसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, डिसजंक्चर्ड होकर के पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे की प्रॉब्लम है, उस बच्चे की प्रॉब्लम को कोई मेंटर सॉल्व कर रहा है।
जिसका अपना अप्रोच है। पहले टीचर का अप्रोच अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, मेंटर का अप्रोच अलग है। अब पढ़ाते समय ही जब कनेक्ट बनाने की कोशिश की गई तो वो डिसजंक्चर्ड हो। हमने क्या किया, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। हमारे पास टीचर है, वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है, हमारे सारे डोमेन्स को देख रहा है, उसके स्ट्रक्चर को बता रहा है, उस स्ट्रक्चर में चीजों को फिल करके बता रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उन्हीं टीचर के साथ जुड़े हुए उनके मेंटर हैं, जो मेंटर सीधे टीचर के डायरेक्ट कनेक्ट में है, जो टीचर बता रहे हैं उसी को मेंटर फॉलो कर रहे हैं। अब मेंटर और स्टूडेंट का कनेक्ट इजी हो जाता है, और उससे क्या होता है, स्टूडेंट मेंटर टीचर, ये एक ट्रायंगल बन गया है जिससे कनेक्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। अगर टीचर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को लिखने में जो दिक्कत है उसको मेंटर सॉल्व कर देगा, फिर उसको लिख करके लाएंगे तो उसको मेंटर के थ्रू टीचर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कॉन्स्टेंटली एक इवैल्यूएशन बना रहता है बच्चों। हम जब क्लास करते हैं, हर एक क्लास में हमारा आइडिया होता है, या 2-3 क्लासों में एक आइडिया होता है कि हम 2-3 क्वेश्चंस को लिखवाएं बच्चों को, कॉन्स्टेंटली उनकी कॉपीज को चेक करें। हमारे इतने एंगेजमेंट्स होने के बाद भी हम एक एक बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की वर्तनी अशुद्धि हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत हो, लिखने का तरीका सही नहीं हो, फ्लो सही नहीं हो, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं हो, इन सब लेवल पर भी हम जब जाकर के काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना जरूरी नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना बच्चे की प्रिपरेशन का 50% हिस्सा ही है। जो बाकी के 50% हिस्से हैं उस पर कोई काम नहीं करता, शायद टीचर्स काम नहीं करते, शायद संस्थान काम नहीं करते। हमने पहली बार ये पहल करने की कोशिश की है कि हम इसको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें अपने क्लासरूम में। यहाँ थोड़े से हम फर्क में आ जाते, यहाँ थोड़े से हम डिफरेंट हो जाते। साथ में क्या है, अभी जैसे पीछे हम लोगों की कुछ दिनों पहले सर से भी बात हो रही थी कि अब स्टूडेंट का इवैल्यूएशन पैटर्न भी हमको बनाना पड़ेगा। इवैल्यूएशन पैटर्न अब होता क्या है कि स्टूडेंट का इवैल्यूएशन, अच्छा तुमने कॉपी लिखी है, तुमने कहा अच्छा तुमने ठीक लिखा है, तुमने सही नहीं लिखा, तुम ये कर लो, ये 1-to-1 हो जाता है। अभी क्या है, एक वीकली स्टूडेंट रिपोर्ट बननी चाहिए। वो वीकली स्टूडेंट रिपोर्ट बनने के पीछे रीजन क्या बनाया कि आपने हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को कैसे रखा है, इसको कहीं ना कहीं हमें मॉनिटर भी करना पड़ेगा। आप टेस्ट देते हो, क्लास आते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, इस तरीके से आपको इवैल्यूएट करके आपकी ग्रोथ का एक पैटर्न हमको बनाना पड़ेगा कि आप एक्चुअली पढ़ते समय ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और 2-3 हफ्तों में आपकी ग्रोथ हमको देखने के लिए नहीं मिली है तो फिर हम आपके साथ पर्सनली लग करके क्यों आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है या किस जगह पे वो ग्रोथ रुक जा रही है, उस पर भी काम करना शुरू। तो केवल पढ़ने और पढ़ाने में नहीं, हम और भी चीजों को स्ट्रॉन्ग करने में बच्चों को यहां पर हेल्प करते हैं। दूसरी बात रही मेरे सब्जेक्ट की, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या साइंस टेक हो गया, तो ये लोगों को लगते हैं कि बड़े फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं, लेकिन जैसे रोहित सर बोल रहे थे कि ज्योग्राफी को कहानी के जैसे पढ़ा दिया जाए, सबसे आसान हो जाता है एनवायरनमेंट और साइंस टेक को कहानी से पढ़ाना, क्योंकि केवल कहानी नहीं बतानी है, कहानी के साथ में एक एडेड एडवांटेज ये देता था, उसको विजुअलाइज करा देता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली पढ़ाया जाता है कि ऑर्किड एक छोटा सा पौधा होता है जो एपीफाइट के जैसे काम कर जाता है। अब ये फैक्ट अधिकतर बच्चों को रटा रहता है, एपीफाइट मतलब ऑर्किड, लेकिन बच्चों से पूछता हूं ऑर्किड देखने में कैसे दिखता है, तो सिर्फ हम उसको विजुअलाइज अगर करा देते हैं तो पिक्टोरिकली अगर वो विजुअलाइज हो जाता है तो उसके दिमाग में वो सेट हो जाता है कि अच्छा ऑर्किड ऐसा होता है, एपीफाइट के जैसे ऐसे काम करता है, ऐसे एक लता के रूप में इस पौधे के ऊपर होता है। या मैंग्रोव की जड़ें कैसी होती हैं, 3 प्रकार के मैंग्रोव हैं तो तीनों प्रकार के मैंग्रोव की जड़ें कैसी होती हैं। तो ये सिर्फ पढ़ाने सिखाने के साथ साथ जब वो विजुअलाइजेशन देख लेता है तो उस विजुअलाइजेशन से उसका कनेक्ट बढ़ जाता है, उसके ब्रेन में वो चीज सेट हो जाती है। तो इसको ईज आउट करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, इजी तरीके से उनको बताना, और इजी तरीके से बताने के बाद बच्चे को बार बार इवैल्यूएट करना। हम केवल पेंदी नहीं लगाते हैं, जब पेंदी लग जाती है तो उस पेंदी को घिस भी देते हैं, और इतना घिसते हैं जब तक वो पेंदी चमकने ना लगे तब तक हम उसके साथ काम करते हैं। इसलिए हम थोड़े से डिफरेंट हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं या कोई हम डिफरेंट सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं या हम डिफरेंट तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं। बस हम जब पढ़ाने के बाद उस चीज के मांझने की प्रक्रिया होती है, वो मांझने का काम भी स्टूडेंट के साथ कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट अपने आप चमक के निखर के बाहर निकलने लगता है। बस यही अंतर है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे और बहुत ढंग से और तरीके से आपने समझाया। बहुत सारी बात तो मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मैं ये बात सोचता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम, जैसे
हम टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, हमारे मेंटर हमारे लाइन पर काम कर रहे हैं। ये जो आपने अभी बताया, जो डिसजंक्चर जो चल रहा है, ये सबसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। दूसरी बात, आपने एक बात बहुत अच्छी नोटिस करी, हम प्राय इस मुद्दे को उठाते हैं कि देखो भाई, हम सॉफ्टवेयर डालेंगे लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो हार्डवेयर को भी मजबूत करने की प्रक्रिया हम लोग साथ साथ करते हैं। बेसिक फाउंडेशन वो हार्डवेयर को मजबूत करने की प्रक्रिया है कि पहले तुम्हारा हार्डवेयर इस लायक हो कि हम सॉफ्टवेयर को डाल सकें। तो चलिए, आप लोगों, मुझे लगता है कि हमारी टीम और हमारे तरीके के बारे में हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स जान गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर मैं एक बार आपको याद दिलाऊं कि जैसे एक एक मोती चुनकर माला बनाई जाती है, एक एक मोती चुनकर द स्टडी में ये माला बनाई गई है। आप देखेंगे, बस आप भरोसा रखिए और हमें आप अपने लाइफ के 1.5 साल दीजिए और बेसिक फाउंडेशन से एडवांस फाउंडेशन तक हमारे साथ काम करिए मुखर्जी नगर में और कौल बाग में। और देखिए, आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमारा विश्वास है कि हमारा ये पैटर्न मिसफायर नहीं करेगा। ये पैटर्न जरूर एक बहुत मार्केट में पैराडाइम शिफ्ट करके लाएगा और यह जो संस्थान है बहुत आगे जाने वाला है आप लोगों के सहयोग से। तो आप लोग फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे और समय समय पर हमारी पूरी टीम मिलती रहेगी। कभी भी आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे कोई भी, हमारे सारे टीचर, हमारी पूरी टीम, हम सभी ओपन हैं। आपको अगर कोई भी मुद्दे पर डिस्कशन करना हो तो आप प्रायर टाइम लेकर हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू। Thank you. वी विल सी यू।